तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मुद्दे की बात की, और आज बात ताउते के साइड इफेक्ट की, क्योंकि एक तूफान आया और अपने साथ तबाही लाया, और अब वो अपने पीछे बर्बादी का ऐसा मंजर छोड़ गया कि आपदा की अनहोनी से पूरे उत्तराखंड का कलेजा कांप रहा है। लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। टिहरी से चमोली तक पानी का सैलाब है जो सब कुछ बर्बाद करने को बेताब है। कई जगहों पर हादसे हुए, लोगों की जान गई, लेकिन अभी संभलने का मौका है, क्योंकि प्रकृति ने जो ट्रेलर दिखाया है वो खौफ पैदा कर रहा है। ये रिपोर्ट है। देवभूमि में दरकते पहाड़ एक बार फिर सैलाब का सायरन बजा रहे हैं। पहाड़ों से उतरता पानी का ये तेज प्रवाह एक बार फिर मुसीबत का मैसेज भेज रहा है। तबाह होते मकान और मलबे में दबती जिंदगी एक बार फिर बर्बादी वाले फ्यूचर का ट्रेलर दिखा रही है। ग्लेशियर टूटने से नदियों में पानी का उफान तेज हो रहा है और पहाड़ों के दरकने से लोगों की सांस थम रही है। ये तीनों तस्वीरें संकट के इस काल में सैलाब का सायरन नहीं तो और क्या है। दो तीन दिन से हो रही है ये, तो जो ये चक्रवाती तूफान चल रहा है उसके कारण है ये। पश्चिमी राज्यों में ताउते तूफान आया और पहाड़ों को भी हिलाकर चला गया। उत्तरकाशी में करीब 45 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। पिघलते ग्लेशियर लोगों में दहशत बढ़ाते रहे। यह उत्तरकाशी की ही तस्वीर है जहां पहाड़ अपनी जगह छोड़ने पर आमादा हैं। यह उत्तरकाशी की ही तस्वीर है जो लोगों में बेचैनी पैदा कर रही है। यह उसी उत्तरकाशी की तस्वीर है जहां प्रकृति का तांडव पहले भी कई बार देखा जा चुका है। जनपद में अन्य मार्ग सुचारू हैं और अभी भी जैसे बारिश हो रही है तो समझते हुए निर्देशित किया गया कि वो अलर्ट रहें और ऐसी स्थिति में त्वरित कार्रवाई करें। मसूरी में भी मूसलाधार बारिश जिंदगी पर आफत बनकर बरसी। देहरादून का रास्ता गलोगी पावर हाउस के पास बंद हो गया। वजह ये तस्वीरें खुद बता रही। इसे आप विनाश वाले तूफान ताउते का असर भी कह सकते हैं। इस भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो गया, लेकिन किसी तरह लोगों ने पत्थर को हटाकर एम्बुलेंस को निकाला। चमोली में भी पानी की चाल बदल गई। नाला उफान पर था और बहाव इतना तेज कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का 50 मीटर हिस्सा बह गया। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। पहाड़ से सड़क पर उतरे पत्थरों की यह तस्वीर बड़कोट की है। खनेड़ा स्लिप जोन में भूस्खलन से बड़े बड़े बोल्डर जमीन पर आ गए। आसपास के घरों पर मुसीबत के बादल अभी भी मंडरा रहे। लोगों की आवाज बताती है कि मंजर कितना खौफनाक था। उत्तरकाशी से बड़कोट और मसूरी से टिहरी, जहां जाइए कहानी एक जैसी। टिहरी में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टोटा घाटी के पास लगातार बोल्डर और मलबा सड़क पर गिरता रहा। बोल्डर और मलबा आने के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और चंबा धरासू नेशनल हाईवे भी बंद हो गया। मुसीबत के समाधान के लिए जेसीबी लाई गई, लेकिन उससे भी परेशानी
बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। हमारे जनपद में NH 58 ऋषिकेश से श्रीनगर अभी जो है तोता घाटी और खौडियाला के पास भारी मलबा आने से अवरुद्ध है। यहाँ पर लगातार मशीनरी काम कर रही है, लेकिन निरंतर हो रही बरसात और ऊपर से बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे मार्ग को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। कहीं नाला उफान पर था तो कहीं नदियां सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास बेनाकुली से ये वीडियो सामने आया जो लोगों को हाई अलर्ट कर रहा। ये तबाही आसमान से उतरी है और जोशीमठ की ये तस्वीर इसकी गवाही देती है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ में आर्मी हेलीपैड के पास नाले के ऊपर ग्लेशियर खिसक गया। नाले में बर्फ खिसकती हुई नजर आई और नदी उफान पर आ गई। गनीमत रही कि ये संकट सड़क तक नहीं पहुंचा और ऊपर ही अटक गया। कैसे बर्फ गिर रही है, बर्फ पूरा फटा हुआ। भारी बारिश हो तो जगह जगह बर्बादी के निशान भी छूट जाते हैं। बाजपुर में तेज हवाओं के चलते ईंट भट्ठे की दीवार 2 झोपड़ियों पर धड़ाम हो गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विकास नगर के बिजनाड़ खेड़ा में भूस्खलन के चलते हादसा हुआ और 3 लोगों की जान चली गई। लगातार घंटों हुई बारिश ने लोगों की जिंदगी ठप कर दी। वहीं हल्द्वानी में गोला नदी का स्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते गोला बैराज से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिक्कत यह है कि भविष्य में मुसीबत का अलर्ट है। पहाड़ों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से हल्द्वानी की गोला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय दिखा दूं कि हल्द्वानी की जो है गोला नदी है ये अपने उफान पर है। लगातार यहाँ पर हो रही बारिश से इसका जलस्तर बढ़ रहा है और हल्द्वानी गोला बैराज की बात करें तो यहाँ से 3000 क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा गया है। 6 गेट यहाँ पर है और 2 गेटों से पानी यहाँ पर छोड़ा गया है। अधिकारियों के मुताबिक अगर लगातार बारिश चलती रही तो आने वाले समय में और पानी यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने यहाँ पर इसके समीप जो लोग रह रहे हैं उनको अलर्ट कर दिया है और लालकुआ के क्षेत्र के लोगों को भी यहाँ पर अलर्ट कर रखा है, क्योंकि जो गोला बैराज का पानी है वो लालकुआ क्षेत्र को भी जाता है। इसलिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने साफ तौर पे कह रखा है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको दूसरी जगह चले जाएं और प्रशासन अपने ओर से भी लोगों को दूसरी जगह ले जा रहा है। फिलहाल बात करें जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर अब गोला नदी में भी देखने को मिल रहा है और लगातार जो बारिश हो रही है आप देख सकते हैं कि अब बारिश भी लगातार बढ़ते जा रही है और जिस तरह से अगर ये बारिश कंटिन्यू रही तो ये बताया जा रहा है कि और ज़्यादा पानी यहाँ गोला बैराज से छोड़ा जाएगा। ताउते तूफान के चलते उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम बदल गया है। यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश हुई और तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। देहरादून में भी तेज रफ्तार से हवाएं चलीं और मौसम सुहाना हुआ। वहीं कर्णप्रयाग में भी बरसात के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि केदारनाथ धाम सहित रुद्रप्रयाग जिले में 2 दिन तक बारिश ने मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल दिया। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन मुसीबत यह है कि 23 तारीख तक कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। आपने ताउते का साइड इफेक्ट देखा, अब पीएम मोदी की तारीफ का इफेक्ट देखिए, जिसने यूपी की राजनीति में नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के कोरोना मॉडल की जमकर तारीफ की और कहा कि देश के तमाम राज्यों को वाराणसी से सीखना चाहिए। पीएम की यह तारीफ इसलिए मायने रखती है क्योंकि काशी में कोरोना से निपटने की कमान पीएम मोदी के करीबी MLC अरविंद कुमार शर्मा ने संभाल रखी है। और अब राजनीति के जानकार इस तारीफ के मायने निकाल रहे हैं कि क्या ये अरविंद शर्मा की यूपी की राजनीति में बढ़ते प्रभाव की शुरुआत है। कोरोना काल में बनारस बना देश का रोल मॉडल। काशी की शान, गंगा का मान, कैसे बना बनारस महान। विपरीत परिस्थितियों में जो रास्ता दिखाए,
मुश्किलों से निपटने का तरीका बताए, वही होता है रोल मॉडल। और आपदा की घड़ी में बनारस पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनकर सामने आया है, जिसकी तारीफ करने से प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को रोक नहीं पा रहे। लेकिन सियासत में हर चीज के मायने निकाले जाते हैं, फिर चाहे वो तारीफ हो या आलोचना। कहीं बनारस की तारीफ कर प्रधानमंत्री कोई और संदेश तो नहीं देना चाहते, क्योंकि जिस काशी मॉडल की तारीफ पीएम ने की है, उसकी कमान पीएम मोदी के करीबी रहे रिटायर्ड अफसर और मौजूदा एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने संभाल रखी है। कोरोना की दूसरी लहर में बनारस यानी काशी व्यवस्था के मॉडल के तौर पर जानी जा रही है। जी हाँ, कभी जहां ऑक्सीजन की कमी थी, कभी जहां बेड की कमी की खबरें आम थी, वहां पर प्रशासनिक तंत्र की सूझबूझ और प्रधानमंत्री की मदद से, पीएमओ की मदद से एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो न सिर्फ दूसरी लहर के लिए काफ़ी है, बल्कि आने वाली तीसरी लहर भी उससे कहीं ना कहीं दूर रहेगी या उस। जब काशी में नए केस तेजी से बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, तब ए.के. शर्मा ने मोर्चा संभाला। नीस के दूसरी लहर के चलते जो परिस्थितियां खड़ी हुई थी, आप सबको मालूम है कि अप्रैल की शुरुआत में यहाँ थोड़ा स्थिति पैनिक वाली बन गई थी। जिला प्रशासन, मंडल कमिश्नर, ये सब लोग अपने ढंग से प्रयास कर रहे थे। लेकिन दूसरे सप्ताह में मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ की स्थिति के बारे में थोड़ी चिंता हुई, मुझे यहाँ भेजा गया और तब से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के संपर्क में रहे। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उनकी वजह से यहाँ संसाधनों की बहुत भारी मात्रा में उपलब्धि हो गई, हम लोगों को दवाओं की उपलब्धि हुई। हमने जो चाहा, हमें जो कुछ आवश्यक दिखा, वो उनके और उनके कार्यालय के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से हमें उपलब्ध हुआ। और ए.के. शर्मा ने कंटेनमेंट जोन का ऐसा जाल बिछाया कि काशी को पूरे देश के सामने एक नया रोल मॉडल बनाकर खड़ा कर दिया। इसका असर आसपास के जिलों मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ में भी देखने को मिला। उस समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि 99% जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते थे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, कि सारे के सारे रिसोर्सेज, बेड की अवेलेबिलिटी, हॉस्पिटल बढ़ाना और ऑक्सीजन बढ़ाने पे कंसंट्रेट किए गए, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे और काफ़ी लोगों को बेड की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो इस कंट्रोल रूम को एक्टिवेट किया गया, सारी चीज़ों को पुराने कोविड की तरह दोबारा से चालू किया गया, रिसोर्सेज बढ़ाए गए। गांव में, शहर में आरआरटी की संख्या, मेडिकल टीम्स की संख्या, टेस्टिंग की संख्या के लिए एलटी गाड़ियाँ, वो सारी पिछली तर्ज पे हम लोगों ने 14 दिन के अंदर अंदर बहुत तेज़ी से डेवलप की। तो क्या मान लिया जाए कि पीएम मोदी बनारस के बहाने ए.के. शर्मा की तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि चर्चा उस वक्त भी हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले वाराणसी के जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसकी अध्यक्षता एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने की, जबकि उनके दाहिने और बाएं तरफ यूपी सरकार के 2 मंत्री मौजूद थे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, एक तरफ यूपी के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री रविंद्र जायसवाल हैं और बीच की कुर्सी पर हैं एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा। ये तस्वीर जब सामने आई तब भी इसके सियासी मायने निकाले गए थे कि आखिर सरकार के 2 मंत्रियों के रहते बैठक की अध्यक्षता एमएलसी क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाद में सबको समझ में आ गया कि ये यूपी की राजनीति का नया अध्याय है। और वाराणसी का जो काम है और वाराणसी में जो टीम है, वो ए.के. शर्मा साहब जिस तरह से तालमेल कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा हो या वहाँ के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश जी हों, इन सब ने मिल के एक अच्छा तालमेल और एक बहुत बेहतर मॉडल क्रिएट किया। और वाराणसी जैसा एक ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ उन्होंने कोरोना को रोकने में और जो जिस तरीके से टेस्ट एंड ट्रेस करने की जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, उसकी आज तारीफ हो रही है। सिर्फ अरविंद कुमार शर्मा की राजनीति में एंट्री भी बड़ी दिलचस्प है। वो 1988 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं। 2001 से 2013 तक गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ कई पदों पर काम कर चुके हैं और फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बनकर दिल्ली आए तो ए.के. शर्मा पीएमओ में भी उनके साथ आ गए।
और केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात रहे। बीते साल ए.के. शर्मा को एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी केंद्र में मिली थी, लेकिन वो अचानक अपनी नौकरी से वीआरएस के लिए अप्लाई कर देते हैं, जो कुछ दिनों के भीतर ही मंजूर भी हो जाता है और 14 जनवरी को वो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सदस्यता ज्वाइन करते हैं। इसके बाद पार्टी उन्हें एमएलसी उम्मीदवार बनाती है और जनवरी में ही वो निर्विरोध एमएलसी चुन लिए जाते हैं। इसके साथ ही एक झटके में वो ब्यूरोक्रेट से राजनेता हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें लेकर तमाम तरह की चर्चाएं सियासत के गलियारों में होने लगी। कभी उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही जाने लगी, तो कभी कुछ। लोग इंतजार करते रहे, समय बीतता रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1988 बैच के आईएएस अफसर रहे अरविंद कुमार शर्मा मूल रूप से यूपी के मऊ के रहने वाले हैं। वो 2001 से ही नरेंद्र मोदी के साथ जब वो चीफ मिनिस्टर बने तब से काम कर रहे हैं और लंबे समय तक, जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहे, उनके साथ सीएमओ में काम किया और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी तब अरविंद कुमार शर्मा पीएमओ में चले गए। इसीलिए उनके जो जानने वाले हैं, जो करीबी लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग उन्हें मोदीज मैन कहते हैं और उनकी जो कार्यशैली है उसको लेकर भी तमाम बार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने खुद उनकी कार्यशैली की कई बार तारीफ की है। होली के मौके पर जब ए.के. शर्मा अपने गांव गए तो उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो अपने गांव में महुआ बीनते हुए नजर आ रहे थे। इस तस्वीर की भी खूब चर्चा हुई। सियासी गलियारों में लोग कहने लगे कि आए किस उम्मीद से थे और अब कर क्या रहे हैं। लेकिन अरविंद कुमार शर्मा ने अपनी ताकत का एहसास सबसे पहले तब कराया जब दिल्ली से मऊ तक चलने वाली ट्रेन का संचालन जो बंद था, इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी तो गोयल ने बिना देरी किए फटाफट ट्रेन शुरू कर दी और बाकायदा पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी। इतना ही नहीं, मऊ के जिस सरकारी अस्पताल में 2 साल से रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती नहीं हो रही थी, पर ए.के. शर्मा ने एक बार स्वास्थ्य मंत्री से बात की और फटाफट सरकारी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती हो जाती है। ये तमाम वाकये बताते हैं कि अरविंद कुमार शर्मा की सत्ता में क्या हनक है। लेकिन सियासत में सही वक्त और सही मौके का होना मायने रखता है और कोरोना की इस विभीषिका में जिस तरीके से एमएलसी अरविंद शर्मा ने बनारस और आसपास के जिलों को संकट से उबारने का काम किया है, जिस तरीके से पीएम मोदी ने उनकी खुलकर तारीफ की है, उससे कहीं न कहीं इस बात के संकेत तो मिल रहे हैं कि यूपी की सियासत में शर्मा जी का संजीदा टाइम आने वाला है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात अन्न की उस बर्बादी की कहानी की जिसने साबित कर दिया कि नाकाम के नकाज के दुश्मन अनाज के। क्योंकि जहां हर रोज करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही, वहीं अलग अलग जिलों में अनाज की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। लेकिन ये उन जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही का नतीजा है जिसने लाखों करोड़ों के अनाज को बारिश की भेंट चढ़ा दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं, नाकाम के नकाज के दुश्मन अनाज के। अन्न की बर्बादी की दिल दहला देने वाली तस्वीर। भारत में हर रोज 20 करोड़ लोगों को खाना नसीब नहीं होता। हर दिन बर्बाद हो जाता है 250 करोड़ का भोजन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इन आंकड़ों पर हो सकता है किसी को ऐतराज हो, लेकिन ये अन्न की बर्बादी का वो काला सच है जिसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीर ने फिर उजागर कर दिया। साथ ही सवाल खड़े कर दिया उस सिस्टम पर जिसके पास अनाज रखने की ठीक व्यवस्था नहीं। कोरोना काल में जब लोगों का व्यवसाय छिन गया, जिंदगी पर ब्रेक लग गया और 2 जून की रोटी के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल भटक रहे थे, तब अनाज की बदहाली की ये तस्वीरें कलेजे को चीर रही थी। काश अनाज के इस भंडार का अगर सही इस्तेमाल होता तो मेरे देश के करोड़ों वासी आज भूखे ना सोते।
अनाज की बर्बादी में किस जिले ने कितना रिकॉर्ड तोड़ा और कितने कुंटल कितने टन अन्न बर्बाद किए, ये सब भी जान लीजिए। अलीगढ़ में 300 बोरी गेहूं चढ़ा बारिश की भेंट। 2 दिन तक लगातार हुई बारिश ने अलीगढ़ में मंडी से खरीदे गए 300 बोरी गेहूं को पानी पानी कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अधिकारियों के पास गेहूं को रखने के लिए जगह ही नहीं थी, इसीलिए खुले में छोड़ दिया। बारिश होती रही और गेहूं सड़ता रहा। अधिकारी देखते रहे और जब जिम्मेदारों से इस बदहाली के बारे में सवाल हुआ तो ये कहकर पल्ला झाड़ा कि गेहूं को बाद में सुखा लिया जाएगा। हमारे तहसील क्षेत्र में 11 गेहूं क्रय केंद्र है, तो इसमें से बाकी सब ने तो व्यवस्था कर ली थी, सब जगह से उठ भी गया। एक हमारा जो इंगलास की मंडी में है उसमें करीब 300 के आसपास कट्टे बाहर रह गए थे, वो भीग गए पानी से। अमरोहा में सैकड़ों कुंटल गेहूं हुआ बर्बाद। नहीं था रख रखाव का पूरा इंतजाम। अमरोहा में अधिकारियों की लापरवाही के चलते खुले में रखा 1500 कुंटल गेहूं बारिश में भीग गया, क्योंकि प्रशासन के पास गेहूं को खरीदने के पैसे थे लेकिन गेहूं को गोदाम में रखवाने के इंतजाम नहीं। हमारे गेहूं क्रय केंद्रों पर जो गेहूं खरीदा जा रहा है उसमें जैसा मौसम खराब हुआ कल में, तो विगत 2 दिवस में खरीदे गए गेहूं जो क्रय केंद्रों पर थे उन्हें तिरपाल से ढक दिया गया था सुरक्षित रखने के लिए, और सभी को उठा करके गोडाउन में भिजवाया जा रहा है। और जो लगातार क्रय केंद्रों पर बताया जा रहा है कि जैसा मौसम खराब हो रहा था सभी लोग गेहूं को लगातार गोडाउन में भिजवाते रहें। अनाज की बर्बादी की इन तमाम तस्वीरों के बीच चंदौली से राहत देने वाली तस्वीर भी आई, जहां गेहूं खरीद को लेकर चंदौली जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा, जहां गेहूं को बाकायदा प्लास्टिक के तिरपाल से ढका गया। जनपद चंदौली में वर्तमान गेहूं खरीद सीजन में पिछले गत वर्ष की कुल खरीद की तुलना में 156% से अधिक अर्थात 31,371 MT की खरीद अब तक की जा चुकी है, जो कि रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त जहां तक सुरक्षित भंडारण की बात है, सभी जगह सुरक्षित स्तर पर भंडारण किया गया है। इटावा में 800 बोरी गेहूं बारिश में भीगा। इटावा के बसरेहर ब्लॉक के बख्तियारपुर के क्रय केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां 800 बोरी गेहूं 2 दिन तक भीगता रहा, लेकिन अफसर चादर तानकर सोते रहे। किसानों का दिल दहलता रहा, लेकिन अफसरों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद यहाँ इटावा का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये PCF का एक केंद्र है बसरेहर के बख्तियारपुर के पास। PCF का केंद्र जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में गेहूं की बोरी जो यहाँ क्रय केंद्र चलता है PCF का, यहाँ खुले में पड़ी हुई हैं, खेत में पड़ी हुई हैं। 2 दिन की बारिश के बाद जहां हालात बहुत ज़्यादा जो बेकाबू हुए हैं, उसके चलते सीधा आप देख सकते हैं कि यहाँ किसानों का जो नुकसान हो रहा है, खुले में खेत में जो बोरियाँ पड़ी हुई हैं, जिम्मेदारी बनती है जिला प्रशासन। इटावा में 62 क्रय केंद्रों पर 6,659 किसानों से 30,800 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। लेकिन अगर सोचिए अनाज के भंडारण के यही हालात रहे तो सरकारी खजाने को कितना चूना लगेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए।